गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। मैंने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था आप लोगों को पेज नंबर 11 तक कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था कि वो अपनी बाल संगनी से मिले कोलकाता से आने के बाद। तो उनकी बाल संगनी ने उनसे क्या क्या कहा और उसके आगे की बात हम आज आगे पढ़ेंगे। उस बाल संगनी की व्यथा सुनकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बड़ा धक्का लगा। वे घर लौट आए। उसी दिन से उनका अधिकांश समय विधवाओं की इस समस्या के समाधान की खोजबीन में व्यतीत होने लगा। उन्हीं दिनों राजा राममोहन राय के प्रयासों से विधवाएं पति के साथ जलने से अवश्य बच गई। राजा राममोहन राय थे उन्होंने भी एक आंदोलन चलाया था। पहले उससे भी पहले एक प्रथा होती थी कि जब किसी स्त्री का पति जब उसका देहावसान हो जाता था, जब उसकी डेथ हो जाती थी, तो वो क्या करते थे, उन परिवार वाले उसकी पत्नी को भी उस अग्निकुंड में जला देते थे। उनको जलना पड़ता था, ठीक है। लेकिन राजा राममोहन राय के इस प्रयासों से उनको इस बात से छुटकारा मिला। लेकिन ये प्रथा तो समाप्त हो गई, मगर जीवन भर वैधव्य की अग्नि उन्हें जलाने के लिए अब भी मौजूद थी। उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह के लिए जो कार्य किया वह अविस्मरणीय है। मतलब कि जब राजा राममोहन राय तो वो प्रथा बंद कर दिए थे, लेकिन ये जो विधवा वाला था, विधवा जीवन जीने का स्त्री को हमेशा, वो उससे छुटकारा नहीं पाई थी किसी भी स्त्री ने। तो इसके कारण वो घर आए और इसी के लिए सोचने लग गए। स्त्रियों के उद्धार के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को अपशब्द सुनने पड़े। मतलब कि बहुत लोगों से अपशब्द सुनने पड़े, खराब शब्द सुनने पड़े, धमकियों का सामना करना पड़ा और शुभचिंतकों को उनकी सुरक्षा के लिए कड़ा प्रबंध करना पड़ा। जो भी उनके शुभचिंतक थे, तो भाई जब कोई किसी को धमकी देगा, कोई गांव के लोग कैसे होते हैं, जब उनकी बात नहीं मानोगे तो वो मारने के लिए आएंगे, आपका घर तोड़ फोड़ करने के लिए आएंगे। तो वो ऐसे करने के लिए, तो उनके जो शुभचिंतक लोग थे, जो उनके अपने थे, वो उनकी सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने लग गए। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सदा निर्भीकता का परिचय दिया। निर्भीकता मतलब कि उन्होंने कभी किसी से डरे ही नहीं, ठीक है। खतरे का डटकर सामना किया। उनके प्रयासों से 1856 ईस्वी के जुलाई मास की 26 तारीख को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। यानी कि विधवाओं का भी विवाह कराया जा सकता है। कब पारित हुआ, अंडरलाइन करना है इस लाइन को। 1856 ईस्वी जुलाई मास में 26 तारीख को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इस लाइन को अंडरलाइन करना है। इस कानून के अंतर्गत पहला विवाह 7 दिसंबर 1856 को। इस कानून के अंतर्गत पहला विवाह कब हुआ? पहला विवाह हुआ 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेधावी और पुरुषार्थी व्यक्ति थे। मेधावी मतलब कि अत्यंत प्रभावशाली थे और पुरुषार्थी व्यक्ति थे, इसलिए हर क्षेत्र में सफलता उनके चरण चूमती रहती थी। वे प्राध्यापक से कॉलेज के प्रधानाचार्य बन गए। मतलब कि जो प्राध्यापक थे, यानी कि कॉलेज में क्या एक टीचर थे, पढ़ाते थे, लेकिन अब उससे वो क्या इतनी उनकी वो थी, प्रभावशाली थे वो, कि इससे वो क्या बन गए, प्रधानाचार्य बन गए कॉलेज के। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर किसी कार्यवश प्रेसिडेंट कॉलेज के आचार्य श्री कैर के पास गए। किसके पास? श्री कैर के पास। उस समय आराम से जूतों सहित मेज पर पैर फैलाए बैठे थे। जो कैर थे वो जूतों को मेज पे रखकर, टेबल पे रखकर और पैर फैलाए बैठे थे। उन्हें देखकर श्री कैर की स्थिति वैसी ही बनी रही। जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनसे मिलने गए तो तब भी वो श्री कैर जो थे वैसे ही बैठे हुए थे, वो अपना स्थिति चेंज नहीं किए। श्री कैर ने ना तो उठकर उनका स्वागत किया और ना ही बैठने के लिए कहा। श्री कैर का यह व्यवहार उन्हें बड़ा अशोभनीय लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को उनका जो श्री कैर का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस समय सहन कर गए, फिर भी उन्होंने उस समय इस बात को सहन किया। कुछ दिनों बाद श्री कैर को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कार्यालय में जाना पड़ गया। उन्हें देखकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चप्पलों सहित अपने पैर मेज पर फैला लिए और बिना उठे ही, तो अब क्या किया उन्होंने जब श्री कैर उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने भी वैसा ही व्यवहार उनके साथ किया जैसा कि श्री कैर ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के साथ व्यवहार किया, ठीक है। अपने पैर मेज पर रख लिए और
रख लिए और बिना उठे ही श्रीकर का स्वागत किया, ठीक है, और उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा। श्रीकर इस व्यवहार को सहन ना कर सके, तत्काल लौट आए। जो श्रीकर था उन्हें बहुत बुरा लगा इस बात को देखकर और वो वहाँ से वापस लौट आए और इस दुर्व्यवहार की शिकायत लिखित रूप में शिक्षा परिषद के सचिव डॉक्टर मुआट के पास की। और जो व्यवहार उन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने श्रीकर के साथ किया तो उन्होंने क्या किया, अपना तो उन्हें बुरा लगा नहीं, लेकिन जब ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने ऐसा किया तो उन्होंने क्या किया, ये लिखित में यानी कि एक पत्र लिखा और जो शिक्षा के परिषद के सचिव थे डॉक्टर मुआट, कौन थे, डॉक्टर मुआट के पास इसका शिकायत की, ठीक है, इस दुर्व्यवहार की। दुर्व्यवहार पे अंडरलाइन कर देंगे कठिन शब्द के लिए, ठीक है। सचिव महोदय ईश्वरचंद विद्यासागर की मनोवृत्ति से भली भांति परिचित थे। जो सचिव थे वो उनको सब जानते थे, ईश्वरचंद विद्यासागर का व्यवहार कैसा है और वो कैसे हैं, ठीक है। फिर भी उन्होंने अपने कार्यालय से संदेश भेजकर उन्हें बुला लिया। दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत होती रही। फिर जो सचिव हैं ईश्वरचंद विद्यासागर जी को अपने कार्यालय में बुलाया और उनसे काफ़ी देर तक बातचीत की। मौका देखकर डॉक्टर मुआट ने श्रीकर की शिकायत के विषय में कह दिया और जो मुआट हैं वो बात करते करते ही अपनी बातों में ही ईश्वरचंद विद्यासागर जी से उनके श्रीकर के साथ इस शिकायत के बारे में विषय पे बात करने लग गए। उसे सुनकर ईश्वरचंद विद्यासागर बोले, डॉक्टर साहब, पाश्चात्य शिष्टाचार के विषय में हम लोग आप लोगों से ही शिक्षा लेते हैं। अंडरलाइन करना है पाश्चात्य और शिष्टाचार, ठीक है। हम लोग आप लोगों से ही शिक्षा लेते हैं। मैं श्रीकर से मिलने गया था तब वे इसी तरह बैठे रहे थे। यह देखकर मैं समझा कि नवीनतम पाश्चात्य शिष्टाचार यही है, मतलब कि नए शिष्टाचार यही है। इसीलिए मैंने इनका अनुकरण किया और इन्हीं के अनुकरण मतलब इन्हीं की राह पर चला। श्रीकर को नाराज करने का मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। डॉक्टर मुआट इस कटाक्ष को समझ गए। श्रीकर ने फिर कभी ऐसा दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं किया। सन 1865 ईस्वी में मेरा सारा बंगाल अकाल में सारा बंगाल कब 1865 ईस्वी में अकाल से पीड़ित था, ठीक है। बंगाली क्षुधा से पीड़ित लोग इधर उधर भाग रहे थे, अन्न का कहीं नामो निशान नहीं था। इसी समय वर्धमान में एक दुबला पतला दीन लड़का ईश्वरचंद विद्यासागर के पास आया और उनसे एक पैसा मांगने लगा। ईश्वरचंद विद्यासागर ने उस लड़के की मांग सुनकर कहा, अगर मैं तुम्हें 4 पैसे दे दूँ तो? महानुभाव कृपया इस समय परिहास ना करें। तो उस लड़के को ऐसा लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि 1 पैसे के बदले मैं अगर तुम्हें 4 पैसे दे दूँ तो उस बच्चे को लगा कि ये मेरा उपहास कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं बड़ी परेशानी में हूँ, लड़के ने विनम्र स्वर में कहा। नहीं, मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ, बताओ तुम 4 पैसों से क्या करोगे? 2 पैसे। तो लड़का जवाब देता है, 2 पैसों से कुछ खाने की चीज़ खरीदूंगा और 2 पैसे माता को दे दूंगा। और माता लो तुम्हें 2 आने दे दूँ तो? फिर वो बोलते ईश्वरचंद्र विद्यासागर, अगर मान लो मैं तुम्हें 2 आने दे दूँ तो 4 पैसे से 2 आने पे हो गए। यह सुनकर लड़के ने अपना मुंह फेर लिया और वहाँ से उदास होकर चलने लगा। ईश्वरचंद विद्यासागर ने उसकी बाह पकड़ ली और कहा, बताओ तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा, अगर मैं तुम्हें 2 आने दे दूँ तो फिर वो लड़का को ऐसा लगा कि सच में मेरा मजाक उड़ा रहे और वो वहाँ से निकलने लगा। तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, एक बार बताओ तो। लड़के की आंखों में आंसू छलक आए, बोला, 4 पैसों से मैं चावल ले लूँगा, बाकी पैसे माता को दे दूँगा। और यदि तुम्हें 4 आने दे दूँ तो मैं 2 आने से 2 दिन के भोजन का प्रबंध करूँगा और 2 आने के आम खरीद कर बेचूँगा। उस पैसे से परिवार का पालन पोषण करूँगा। इतना सुनकर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने उस बालक को 1 रुपया दिया। उसे लेकर वह फूला न समाया, मतलब उसे बहुत खुशी हो गई, दौड़कर आंखों से ओझल हो गया। इस घटना को 2 वर्ष बीत गए। ईश्वरचंद विद्यासागर किसी कार्यवश वर्धमान पहुँचे। वर्धमान एक जगह का नाम है बच्चों, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। पहुँचे, उन्हें देखकर एक स्वस्थ युवक छोटी सी दुकान से बाहर आया और बोला, श्रीमान, आप मेरे दुकान में कुछ क्षण बिताने का कष्ट करेंगे? बंधु, मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं, ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा। उस युवक के नेत्र छल छला आए।
यह देखकर ईश्वरचंद विद्यासागर उसकी दुकान में गए। उन्हें सम्मान के साथ बैठाकर युवक ने दो वर्ष पूर्व की 1 रुपये वाली घटना सुना दी। जो वो लड़का था वो बड़ा हो गया, 2 वर्ष के बाद मिला, तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी उसकी दुकान के पास पहुँचे तो उन्होंने उस लड़के ने उनसे अपनी दुकान में बैठने के लिए बोला और फिर उनसे वो 1 रुपये वाली बात याद दिलाई। वह सुनकर छोटी सी सहायता और श्रम के बल पर एक छोटा सा दुकानदार हो गया था। अब उसके पास थोड़ी बहुत पूंजी भी थी। युवक की प्रगति से ईश्वरचंद विद्यासागर को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उसे प्रोत्साहन और आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे अपने काम के लिए गए। यह थी उनकी उदारता की तस्वीर। इस तरह ईश्वरचंद विद्यासागर ने पढ़े लिखे अंग्रेजों को ही नहीं सुधारा बल्कि हिंदुओं की सामाजिक कुरीतियों को भी दूर किया। शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। वे सदा ही राजनीति से दूर रहे मगर समाज सुधारक के रूप में सबसे आगे आज भी भारतीय उनके चिर ऋणी हैं। तो मैंने आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि क्या है। ईश्वरचंद विद्यासागर जी एक समाज सुधारक थे। वो सबकी इसी बच्चे की जो कहानी थी आप लोगों ने ये भी सुनी कि कैसे वो बच्चे को 1 रुपये देकर उसके जीवन को और अच्छा बना दिया उन्होंने, उसकी सहायता करके किस प्रकार, और वो एक पूंजी अपने लिए पूंजी भी जमा कर लिया और अपने घर परिवार को भी चला रहा था सही से। तो वो हमेशा से ही एक समाज सुधारक के रूप में हैं और वो आज भी हम लोगों के बीच में उपस्थित है। उनका कर्ज हम लोगों के ऊपर है। तो ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से रीडिंग करना है, ठीक है। इसमें जो भी कठिन वर्ड है उसको भी लिख कर देखना है और ये वर्ड मीनिंग है कुछ, ठीक है, ये आप लोगों को लर्न करना है, ठीक है। आज का होमवर्क है ये आप लोगों का, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग पूरा लर्न करना है आप लोगों को, ओके, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग पूरा लर्न करना है और कॉपी में भी नोट करना है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। थैंक यू।